अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, मौसम जो है कराची का औसम हो गया है और शो का आगाज़ करते हैं सच्ची बात के साथ कि कराची का मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो मौसम है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पिछले दिनों की बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। और वही बात है कि जब भी महकमे मौसमियात पेश गोई करते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं और आप, यही सोचते हैं कि पता नहीं ये पेश गोई सही साबित होगी भी या नहीं होगी। खैर, मौसम की जो करंट अपडेट है वो कुछ इस तरीके से है कि हवा में जो नमी का जो तनासुब है, अगर उस बारे में बात की जाए तो वो है जी 61%। अच्छा जी, इसके अलावा शहर में जुनूब मगरिब सिमत से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और शहर का जो फ़िज़ाई मयार है वो तसल्ली बख्श है। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 100 पार्टिकुलेट मीटर से कम है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि क्या हो रहा है, जो मैचेस हो रहे हैं तो उसमें अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो हैरान कुन भी है। और दूसरी बात ये कि जो भी पॉलिसीज़ हो ना उसको फॉलो करना चाहिए। तो भाई, गेंद से छेड़छाड़, लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया है। जी हाँ, तो आपने रूल्स फॉलो करने हैं। अच्छा जी, फिर जो है वो आपने ये करना है कि इस खबर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये खबर की जो ओवरऑल है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के छठे मैच में कराची किंग्स के खिलाफ बॉल से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान को लेवल 3 ऑफेंस पर चार्ज कर दिया गया है। अच्छा जी, ये खबर हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, अब एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। और वो ख़बर क्या है जी? वो ख़बर कुछ इस तरीके से है कि आजकल हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्पेशली कराची में तो ट्रैफिक के मामलात भी कुछ इसी तरीके से हैं, फिर डंपर माफिया है, फिर रोड एक्सीडेंट एंड ऑल दैट। बट यही काफ़ी नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं। अब ये एक वाक़या है जो कि कराची में पेश आया और ये एक जो गाड़ी है इसमें आग भड़क उठी। अब इसकी जो खबर है वो कुछ इस तरीके से है, इसकी तफसील इस तरह से है कि चलती गाड़ी में आग लगने से झुलसकर 2 बच्चियां जाँ बहक जबकि ख़ानदान के 9 अफराद ज़ख्मी हो गए। कराची का ये इलाका है खुदादाद, जहाँ पर गाड़ी में आग लगी और उसके बाद 9 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें से 2 बच्चियां जो हैं वो इंतकाल कर गईं। गुज़िश्ता रोज़ खुदादाद कॉलोनी सिग्नल के करीब चलती गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद झुलस गए और झुलसने वालों में 3 बच्चियां और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये वाक़या क्यों पेश आया तो पता ये चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी और मज़ीद इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अब ज़ख्मियों की जो हालत है, जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर हैं। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी ख़ुद की ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो जो आपका व्हीकल है कम से कम आप उसको इतना अपडेट रखिए, कम से कम आप उसको इतना स्टेबल रखें कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। समटाइम्स जब पेट्रोल की टंकी लीक होती है और वायर गर्म होते हैं तब भी आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग जाती है। एंड आई गेस ये क्योंकि हाई रूफ है तो लोगों को शायद ज़्यादा लोग थे, निकलने का मौका नहीं मिला होगा या शायद आग बहुत शदीद थी। तो आप जब भी अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसकी तमाम तर चीज़ें ज़रूर चेक किया करें और ये आपकी लाइफ का मामला होता है। तो अब किसी की भी गफलत थी या वो गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी या वो काफ़ी देर से चल रही थी या जो भी उसके फैक्ट्स होंगे, लेकिन बहरहाल इसका नुकसान ये हुआ कि इंसानी जानें गई। तो अपनी फैमिली से प्यार कीजिए। तो जब आपको अपनी फैमिली से प्यार होगा तो इर्द गिर्द की चीज़ों से प्यार होगा और जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कोई और शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, घर के बल्ब हैं, लाइट्स हैं, स्पेशली जो एक्सटेंशंस लोग अपने साथ मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए उन्होंने बिल्कुल बेड के साथ लगाया हुआ होता है, उसमें कभी भी स्पार्क हो सकता है क्योंकि थ्रू आउट वो आपका सेल फ़ोन चार्ज कर रहा होता है या दीगर डिवाइसेस उसमें लगी होती है, तो उन सब का आपने बेनतहा ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि भाई ब्यूटी टिप्स क्या हैं आज की। तो आज की जो ब्यूटी टिप है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो ब्लैक स्कार्स होते हैं, यानी कि आपकी स्किन में जो ब्लैक स्कार्स होते हैं, डल स्किन होती है, इसके लिए ज़बरदस्त मास्क जो है उसकी रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आपने लेना क्या 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 चीज़ें हैं और क्या अप्लाई करना है। तो आपने अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए और ब्लैक स्कार्स से छुटकारे के लिए ये रेमेडी करनी है और ये रेमेडी है, आपने लेना है शहद, आपने लेना है पपीता और टोमेटो, यानी हनी, पपाया और टोमेटो, इसका मास्क बनाना है आपने। कैसे बनेगा इसका मास्क? कि आपने इन तीनों को मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करके जब आपको लगे कि ये अच्छी तरह आपस में ब्लेंड हो गए तो फिर आपने इसका पेस्ट जो है अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये देगा आपकी स्किन को ग्लो,
ये करेगा आपकी स्किन के ब्लैक स्कार्स रिमूव, क्योंकि जो पपाया है उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं और इसके अलावा जो टोमेटो है इसकी अपनी अलग इनफरादी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपकी स्किन को नॉरिश भी करेंगे, ब्राइटन भी करेंगे और ग्लो भी आएगा और आपके जो ब्लैक स्कार्स हैं स्किन से वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए जी, ये तो हो गई आज की रेमेडी। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे और मज़ीद पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के हवाले से। वैसे तो हम रोज़ाना आपको कोई ना कोई टिप्स बता रहे होते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक बता रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स जब बात करते हैं और बताते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट भी अलग होता है और वो जब अप्लाई करते हैं आप अपनी लाइफ में तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, ये तो एक ऐसी बात है कि अगर आप किसी को कहें कि भाई टेंशन नहीं लेनी आपने, तो उसने कहना है कि मैं ये तो मेरे बस में ही नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बात के लिए मुझे फील हो रहा है कुछ तो मैं तो टेंशन लूँगा। अब जैसे किसी के घर में पानी नहीं आ रहा तो एक स्ट्रेस है कि भाई पानी नहीं आ रहा, चाहे वो टेंशन ले या नहीं ले स्ट्रेस तो है। तो छोटी से लेकर हर बड़ी चीज़ का स्ट्रेस तो है, लेकिन ऐसी क्या टेक्निक होती है कि आप स्ट्रेस से दूर रह सकें। और स्ट्रेस में रहकर आप उतना सही काम नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप स्ट्रेस से दूर होंगे तो आप सोचने समझने के काबिल होंगे और अपना काम अच्छे से अंजाम देंगे। तो व्हाट आर दी टेक्निक्स कि हम किस तरह से दूर रह सकते हैं स्ट्रेस से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मोनिका असगर हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिका, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मोनिका, स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, क्या टेक्निक्स है? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि हम अक्सर जो है वो अवॉइड कर देते हैं और इसके बारे में नहीं बात करते। सबसे पहले जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो आपको स्ट्रेस से जो भी स्ट्रेसफुल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी डेली की उसको मीट करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले 8 आवर्स स्लीप, ठीक है, वो आपके लिए जितनी जरूरी है उतनी कोई और चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रात की 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो दैट इज द की। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों, साइकोलॉजिकल, फिजिकल बीमारियों से आपको दूर रखती है। ठीक है, दिन में आप जितना भी सो लें यू कैन नॉट मीट दैट रिक्वायरमेंट। आपको रात को 8 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की, 8 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपकी वो है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो हेल्दी जो लेट्स से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस है, आप जिम जाएं, आप पार्क में जाएं, आप वॉक करें। ठीक है, ये मैं वो चीजें बता रही हूँ जो कि आप नॉर्मली करते हैं या कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को चेंज करके यू कैन, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा। देखिए, स्ट्रेस से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा किसी के घर में पानी नहीं है, किसी घर में बिजली नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का बॉस बहुत तंग करता है, किसी को कोई और इश्यूज हैं, तो किसी को फैमिली में इश्यूज हैं। तो स्ट्रेस तो है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये है कि जो हम बेसिकली जो है नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से परेशान होते हैं, यानी कि थॉट्स, हमारे ब्रेन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं कि पुरानी पुरानी सोचें आती रहती हैं, आने वाले कल के बारे में हमें नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये है, अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब चीजें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। हमारे जेन ज़ी में भी बहुत कॉमन है कि भाई वो इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली माइंडफुलनेस और कुछ भी नहीं है। माइंडफुलनेस ये है कि आप ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। ठीक है, कि जैसे लेट्स सपोज कि आप एक अगर चाय का कप भी पी रहे हैं, मतलब या वॉट एवर यू आर ईटिंग और कुछ भी आप कर रहे हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि ये लेट्स से कि अभी मैं चाय पी रहा हूँ या पी रही हूँ तो ये कप कैसा दिख रहा है, चाय का टेस्ट कैसा है, ये कितनी गर्म है,
ठीक है। आपने हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में सोचें जो हैं या पास्ट की चल रही होती हैं या आने वाले कल के लिए हम सोच रहे होते हैं कुछ ना सही। कुछ, ठीक है। तो हम जो है अपने प्रेजेंट पे नहीं फोकस करते। तो राइट। उसकी वजह से हमारा जो है ना स्ट्रेस की वजह से कंसंट्रेशन के भी बहुत इश्यूज होते हैं कि सही। हमें चीजें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, हाँ। हम उस तरह फोकस नहीं कर पाते। तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रेजेंट में देखें कि मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ, ये हम्म। दीवारें कैसी हैं, हम्म। लोग कौन हैं, मतलब हम्म। वट एवर द एनवायरमेंट यू आर इन, ठीक है। यस। तो आपको जो है ना इन्वायरमेंट पे फोकस करना है, राइट। ठीक है। जी तो जी। जो है ना ये सबसे दैट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस, ठीक है। राइट। ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट, ठीक है। और अगर आपका माइंड जो है वो पास्ट की तरफ जाता है तो आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करके वापस लेके आना है। सही। अच्छा, दूसरी जो टेक्निक मैंने आपको बतानी है वो है कि आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो रेगुलरली जी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, जी। ठीक है। जी। आप कोई भी एक घर के किसी भी थोड़े से जो है ना साइलेंट कोने में आप चले जाएं या हाँ। कहीं भी आप बैठ जाएं, ठीक है, रिलैक्स होके अपने हाथ जो है साइड में रख लें हम्म। और जो है ना क्या कहते हैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और आंखें बंद कर लें, ठीक है। और हम्म। नाक के जरिए से गहरा सांस लें हम्म। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो आप सांस लेंगे उसको आप महसूस करें, ठीक है। अपनी ब्रीदिंग को फील करने की कोशिश करें। हम्म। और उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पेट के ऊपर हाथ रख सकते हैं, तो वो जब आप ब्रीथ करेंगे तो वो जो आपको ब्रीदिंग होगी वो जी। आपको ऐसे फुलनेस सी फील होगी, ठीक है। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मुंह के जरिए से जो है ना अपना सांस को आप हम्म। एक्सपायर करें, यानी कि मतलब बाहर निकाल। तो हम्म। उससे ये है कि और ये जो आप अमल करेंगे इसमें आपने अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करनी है सही। बेसिकली, ठीक है। हाँ। कि सही। आपको महसूस चलिए, होना चाहिए फर्स्ट कि जो हो आप गई वो माइंडफुलनेस हो गई, सेकंड डीप ब्रीदिंग हो गई, थर्ड क्या है स्ट्रेस से बचने की टेक्निक? एक चीज और हम जो करते हैं वो है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन है, ठीक है। ओके। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन जो है एक टेक्निक है, ये हम्म। बेसिकली जो है ज्यादातर तो ये साइकोलॉजिस्ट हमारे या जो थेरेपिस्ट होते हैं वही जी करते हैं जी। या फिर जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन आजकल आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस और हम्म। बहुत सारे वो मिल जाएंगे, अगर वो आप प्रैक्टिस करें उसमें भी 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। हम्म। इट्स लाइक कि वो आपको कैसे जो कर है ना सकते हैं? अपने हम्म। वो इस तरह होता है बेसिकली कि आपको अपने एक एक मसल जो भी मसल्स हैं, जैसे लेट्स सपोज आपका फोरहेड के मसल्स हैं, ठीक है। हम्म। तो आपको जो है ना उसमें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई एक थोड़ा सा साइलेंट सा कोई आप घर में कोई एक जो है ना हो, कोई कोई भी हो, काउच हो या कोई नीचे आपको इस तरह की चीज जैसे योगा मैट है या कुछ भी है हम्म। जो कि आपको रिलैक्स आप कर सकें जहां पर, ठीक है। सही। वहां पे आप थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं और आप जो है ना रिलैक्स करें। आपको एक एक मसल, जैसे लेट्स सपोज फोरहेड का मसल है तो उसमें आपको सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करना होता है सही। या उसको एक्सटेंड करना होता है, फिर उसको रिलैक्स करना हाँ। होता है। सही। इसी तरह जैसे आप फिस्ट बना लें, ठीक है, जोर यहाँ पे fist को बहुत मोनिका, ये उससे प्रॉपर अगर आप जैसे नहीं कहते टेक्निक्स हैं सारी करके दिखा ताकत दें तो लगाएं इस ज्यादा पे, ऐसे बेहतर होगा फिस्ट बनाओ फिर नाजरीन के आहिस्ता लिए। आहिस्ता इसको जी जी। तोड़ें। मोनिका, अगर ये जो स्टेप टू स्टेप आप ये टेक्निक्स जो हैं स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, ये अगर प्रॉपर आप करके दिखा दें थोड़ा बहुत, तो वो व्यूवर्स के लिए बड़ा आसानी हो जाएगी फॉलो करना ना। तो आप ज़रा बता दें कि किस तरीके से फोरहेड के ऊपर करना है या फिस्ट बनानी है, जो भी है। ठीक है, जी जी। देखिए सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग में आप हाँ। आंखें बंद करें, हाँ। ठीक है। अपने हाथों को जो है दोनों जी जी। हाथों को जो है साइड में रखें, बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को छोड़ दें, ठीक है। जी आंखें बंद करें और कोई भी इस तरह का काउच बेड या जो भी कोई ऐसी चीज है जहां जी। पर आप रिलैक्स कर सकें, हाँ। ठीक है, वहां पर आप बैठ जाएं, आंखें बंद करें। नाक के जरिए से गहरा सांस आपने अंदर लेना है और आपने जो है ना उस सांस को महसूस करना है और एक सही। हाथ आप अपने पेट पे रख लें हाँ। ताकि जब बिल्कुल। आप सांस लें तो आपको महसूस हो कि आपके अंदर सांस जैसे हवा गई है, ठीक है। हाँ। अपने पेट हाँ। पे हाथ रख लेना है सही। और मुंह मुंह के जरिए से आपने आहिस्ता आहिस्ता
सांस को बाहर निकालना, और आपने फील करना है कि वो जो आपके हाथ, जो आपने अपने पेट पर हाथ रखा है, उसकी मूवमेंट को आपने फील करना है। ठीक है, सही। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इससे आप अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब पैनिक अटैक्स वगैरह भी पड़ते हैं लोगों को, एंजाइटी अटैक्स जो होते हैं, तो उसमें लोग जो है बहुत हाइपर वेंटिलेट, यानी कि गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देते हैं, या उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं एंजाइटी की वजह से। ऐसा भी होता है। तो अगर स्ट्रेस से डील करना है तो आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और उससे जो है आप काफी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं, आपके नर्व्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है। अच्छा, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन जो है वो बेसिकली ये है कि वो पूरे बॉडी के मसल्स के लिए होती है। ठीक है, फ्रॉम टिप टू टो, वो सारी तो मैं जाहिर है आपके प्रोग्राम में वो मैं ना दिखा सकती हूँ ना मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे लेट्स से अब मैं अगर आपको फिस्ट के मसल्स का बताती हूँ। ठीक है, फिस्ट मींस यानी कि अगर हम हाथ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो है ना उसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने उसी तरह आंखें बंद करनी है, कंफर्टेबल होकर कहीं भी बैठ जाना है, जो भी आपको एक साइलेंट एरिया मिल जाए घर में। ठीक है, तो आप आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, बेशक आप लेट जाएं या आप किसी काउच पे बैठ जाएं, किसी चेयर पे बैठ जाएं, जो कंफर्टेबल चेयर हो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आपने ये करना है जी कि आपने लेट्स से आंखें बंद करनी है और आपने अपना नहीं एक हाथ की फिस्ट बनानी है। ठीक है, ऐसे करना है आपने। ठीक है, राइट। ठीक है, फिस्ट बनानी है, कोई जो भी मसल्स हैं उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसमें आपने तनाव पैदा करना है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि इतना आपने उसमें तनाव पैदा करना है कि थोड़ा सा आपको वो महसूस होना शुरू हो जाए, या थोड़ा हल्का सा, जैसे नहीं कहते टेंस हो जाए, आपको तकलीफ तो नहीं हो लेकिन थोड़ा सा वो, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको छोड़ देना। ठीक है, सही, रिलैक्स करना। ठीक है, और फिर आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। सही, जो मैंने आपको टेक्निक बताई। ठीक है, सही है। इस तरह क्या होगा, ये आपने 2 से 3 मर्तबा एक मसल को आपने करना है, फिर दूसरे हाथ के मसल को आपने सिमिलरली करना है। ठीक है, फिर उसी तरह अब आप लेट्स से ये आपका जो फोर आर्म है, इसका अगर इसके मसल्स की बात करें तो आपने इसको ऐसे इसमें तनाव पैदा करना है। ठीक है, ऐसे किया, फिर आपने इसको थोड़ी देर यहाँ पर इसको ऐसे रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये आपने 2 से 3 मर्तबा हर सेट ऑफ मसल्स के लिए आपने करना होता है। ठीक है, कि उसमें आपने तनाव पैदा करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलैक्स करना है और फिर डीप ब्रीदिंग करनी है। अच्छा मोनिका, ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो टेक्निक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं कि स्ट्रेस से ऐसे दूर भी रह सकते हैं, मसल्स को ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं और पीसफुल माइंड जो है वो इस तरह से मुमकिन है। ये बताएं, जिनको सीवियर डिप्रेशन है और वो क्या करें? क्या उनके लिए कुछ अलग से टिप्स हैं, या वो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उनको क्या नेचुरल चीज़ें करनी चाहिए कि वो उस फेज से, उस सारे सिनेरियो से बाहर आ जाएं? देखिए, डिप्रेशन जो है वो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, यानी कि एक बीमारी है। ठीक है, जो जैसे कहते हैं ना कि कुछ ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, वो आपको डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन अगर माइल्ड है, ठीक है, तो इट कैन बी हेल्प्ड थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना, क्या कहते हैं, टॉक थेरेपीज हो गई, सेल्फ हेल्प थेरेपीज हो गई। क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मोनिका, तो थोड़ा सा जल्दी बताइएगा कि जो माइल्ड डिप्रेशन है उसके लिए क्या थेरेपीज हैं और क्या टेक्निक्स है, जल्दी से बता दीजिए। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हेल्प आपको कर सकता है, तो यही मैंने आपको बताया कि आप डीप ब्रीदिंग करें। आप ये, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है 40 मिनट्स। ठीक है, पूरे दिन में। सही, और उससे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और आपका डिप्रेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपने मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने रात को
एक दूध, नीम गर्म दूध लेना है, हल्की हाँ। सी उसमें चीनी डाल के वो जरूर पीना है। उससे हम्म। आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन बनता है, ओके। मतलब एक न्यूरोकेमिकल बनता है जो कि सेरोटोनिन को बढ़ाता है, ठीक ओके। है। राइट। ये कुछ चीजें हैं। और जो आपके दिमाग में जो मनफी सोचें आ रही हैं, यानी हम्म। कि नेगेटिव थॉट्स हैं, हाँ। उनको आपको कोशिश करना है कि आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। वो आप कहेंगी कि सही। कैसे करना है, तो हाँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने हमेशा ऑल्टरनेट्स ढूंढने होते हैं, सही। ठीक है। कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, और गलत अगर सोच रहे गलत हैं। सोच रहे हैं तो सही क्या हो सकता है। सही। सही। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिका आपके ठीक है, कीमती वक्त थैंक के यू। लिए, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो हमारे साथ में शेयर की, हमारे व्यूअर शेयर की कि भाई कैसे आप डिप्रेशन से दूर जा सकते हैं। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपको बहुत फायदा होगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। थैंक यू। वेलकम बैक। डोमेस्टिक वायलेंस, एक आम घर में बैठी हुई खातून डोमेस्टिक वायलेंस को समझती है। उसे पता है कि उसके साथ ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम जो कल्चर है उसमें ख़वातीन ने अब ये नॉर्मल बना लिया है कि अगर घर में झगड़ा हो गया, हस्बैंड ने मार दिया, या फिर कोई ऐसी नॉर्मल सी बात हो गई है, तो डेफिनेटली फिर ये है कि जी ये तो चलता ही रहता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ख़वातीन क्या कुछ कर सकती हैं अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमें ज्वाइन करेंगी मारवी आवान। वेलकम बैक। तो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हमें मारवी अवान ने ज्वाइन किया है, जो कि हमारे साथ आज बात करेंगी लीगल प्रोटेक्शंस के हवाले से फॉर वुमेन। अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सबा, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आप भी ठीक होंगी और सब हमें देखने वाले भी। जी जी बिल्कुल। और बात तो वही है कि ईद पे भी हम साथ ही थे, और देखिए अब जल्दी जल्दी हमारा मिलना हो रहा है, चाहे जूम पे सही। ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजरी सबा, हाँ। और एक दिन तो आप लोगों के साथ गुजरा, बिल्कुल। हाँ। और बाकी दिन भी डिफरेंट शोज थे। फैमिली ने इस दफा बड़ी शिकायत की है कि आपने अच्छा। हमें बहुत कम टाइम दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए जी मारवी, ये बताइए एक आम खातून के समझने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, और अगर बहुत सारे मर्द हजरात जो कि घरों में अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को, या फिर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ है और रोज़ाना किसी के घर में ऐसी एक्टिविटी होती है, तो क्या ये नॉर्मल है? बेसिकली एक खातून कब जाए और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात करे या कंप्लेन करे? व्हाट इज़ द राइट टाइम? अच्छा, सबसे पहले तो सबा, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद जिसको हमारी आम जबान में लोग समझते हैं, हाँ। घरेलू तशद्दुद बहुत ही ज्यादा एक सीरियस नौयत की सिचुएशन है। अब इसमें लोगों को इतनी नॉलेज ना होने की वजह से सबसे पहले तो घर के अंदर जो झगड़े होते हैं, मारपीट होती है और मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, लोग उसको नॉर्मलाइज इसलिए कर देते हैं क्योंकि शुरू से मुआशरे ने उनको ये बताया है, हाँ। उनकी फैमिली ने खवातीन की उनको सपोर्ट नहीं किया, घरों के अंदर जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, अक्सर इस डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रैक्टिसेस हैं इनको सपोर्ट किया जाता है, ये कहते हुए कि जी मियाँ बीवी हैं, अगर कोई झगड़ा हो गया या घर के अंदर बाकी अफराद के बीच में कोई बात हो गई तो ये घरेलू बात है। तो ये घरेलू कह कह के अब ये जो बहुत डीप रूटेड हो चुका है ये प्रैक्टिसेस हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जनरेशंस के अंदर। अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। अच्छा, एक तो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगी। मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि जी अगर मारपीट होगी या सर वर फिट गए, बहुत खून निकले और ये जो हो गई, तो ये बड़ा जो है डोमेस्टिक वायलेंस है, और उसके अलावा तो डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी नहीं है। ये बहुत बारीक चीजें हैं समझने की। गलत जबान में बात करना,
गालियां देना, एब्यूज करना और डिग्रेड करना, बुली करना, ऐसे अल्फाज से नवाजना जो कि आपकी तजलील करते हो, वो तमाम घर के अंदर चार दीवारी के अंदर होने वाले घरेलू तशद्दुद में आता है। ठीक। उसके अलावा आपके ऊपर बेजा पाबंदियां लगाना, आपको एजुकेशन ना हासिल करने देना, आपको नौकरी करने का राइट ना देना, या जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 8 से 28 हमारे फंडामेंटल राइट्स हर औरत मर्द हर जिन्स को हासिल है पाकिस्तान में रहने वाली। अगर हमारे आइन के मुताबिक जो राइट्स हैं उसमें राइट टू ओपिनियन है, राइट टू डिसीजन है, लेकिन आप देखेंगे घरों के अंदर ये चीजें बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं, मूवमेंट्स बहुत कंट्रोल्ड होती हैं कि जी इतने बजे आना है, इतने बजे नहीं जाना। और आपको अगर किसी ऐसी फील्ड में जॉब मिल रही है तो आप नहीं अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इस तरह फैसले लिए जा सकते हैं, जो बाकी चीजें हैं उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर किसी के साथ बेजा तशद्दुद, उसके साथ मारपीट या उसकी तजलील करना या इस तरह की चीज या बेजा पाबंदियां लगाना, ये सब कुछ आएगा तो इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, इसको प्रेशराइज्ड करके ये चीजें करवाई जाती हैं। और सबा मैं आपको जो केसेस हमें रिसीव होते हैं, अगर मैं उसकी आपको नौयत बताऊं, घर के अंदर रहने वाले अफराद एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं। एक लड़की ने राब्ता किया, अच्छा ये भी है कि सिर्फ मर्द और औरत नहीं, लेकिन कोई भी घर में रहने वाले अफराद एक दूसरे को तशद्दुद का शिकार बना सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो भी तशद्दुद का शिकार बनते हैं, जो हमारे एडल्ट होते हैं उसके अंदर हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं वो तशद्दुद का शिकार होते हैं, और घर के काम करने वाले घर के अंदर जो मुलाजिम होते हैं भी तशद्दुद का शिकार होते हैं। और उस तशद्दुद को भी घरेलू जो तशद्दुद होता है घर की चार दीवारी के अंदर, 2013 में उसका कानून पास हुआ है सिंध के अंदर, उसके तहत इन तमाम केसेस को डील किया जाता है। तो कोई भी घर के अंदर हो उसको महफूज माहौल देना है, इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी, हाथ चलाकर या ब्लैकमेल करके हरासा किया जाता है, बात बात पर तलाक देने की धमकियां या घर से निकाल देने की धमकियां या बच्चों को नुकसान पहुंचाने की अक्सर धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो बच्चों को नुकसान कर दिया जाएगा, और धोखाधड़ी से जायदादें एक दूसरे के नाम लिखवा ली जाती हैं, हरासा करके फ्रॉड करके घरों से निकाल दिया जाता है। घर के अंदर रहते हुए ही बहुत घरेलू झगड़े इस तरह के आते हैं कि जी किचन में काम मुझे नहीं करने दिया जा रहा, हम तो सब अफराद हैं, यानी इस बहू को नहीं दिया जा रहा या इस जेठानी को नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम मसाइल जो हैं ये हमें लग तो रहा है कि यार ये तो छोटा सा मसला है, बातचीत करेंगे हल हो जाएगा, नहीं, इस पे कत्ल हो जाते हैं, इस पे लोग एक दूसरे के ऊपर छुरियां चला देते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, वो बहुत ज्यादा हर्ट एक दूसरे को करते हैं, जिस्मानी तौर पे, फिजिकल तौर पे और साइकोलॉजिकल तौर पे। एक खातून ने हमसे राब्ता किया था, उसका ये था कि मेरी जो जेठानी है वो मुझसे बहुत गलत जबान में इस्तेमाल करती है और अब मैं जहनी तौर पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मुझसे वो अल्फाज सुने नहीं जाते। तो आप देखें कि हमें सुनने में तो लग रहा है कि वो मारती पीटती तो नहीं है, वो तो सिर्फ जबान से बात करती हैं, लेकिन वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि अगला बंदा अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोच रहा है या अपने आप को या किसी और को नुकसान करने के बारे में सोच रहा है, या वो डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस का या किसी भी जहनी तशद्दुद का शिकार हो रहा है। तो दैट मीन्स जहनी, जिस्मानी तमाम इस तरह के अल्फाज जो किसी को भी जहनी तौर पे तकलीफ दें उसकी तजलील करें, इस तरह की धमकियां, इस तरह का हरासा करना, किसी भी चीज को लेके ब्लैकमेल करके किसी भी फायदे को हासिल करना या मार पीट करना, ये तमाम चीजें घरेलू तशद्दुद के जमरे में आती हैं। और इसको बिल्कुल, और आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि कंप्लेन कब की जाए। हाँ, ये मुझे बताइएगा कि अगर कोई खातून घरेलू मसाइल के हवाले से जो उनके अपने फैमिली मैटर्स हैं, अगर तो वो चाहती हैं उस हवाले से कंप्लेन करना, तो वो शिकायत अपनी कहाँ दर्ज कराएं?
जी, 2 चीज़ें हैं कि कंप्लेंट कब की जाए और हाँ। कंप्लेंट कब दर्ज की जाए। जी। सबसे पहले तो बात है कि देखिए, ये जो हमने आपको कैटेगरीज़ बताई हैं, अगर इसमें से किसी भी एक कैटेगरी का आप शिकार हो रहे हैं, हुँ, चाहे आपको हरासा किया जा रहा है घर के अंदर, ब्लैकमेल किया जा हुँ, रहा है, किसी भी किस्म की जिनसी ज़्यादती, हुँ, ज़हनी ज़्यादती, जिस्मानी ज़्यादती, किसी भी किस्म की ज़्यादती का आप शिकार हो रहे हैं, तो आप कानून के तहत 2013 का घरेलू तशद्दुद के कानून के तहत आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये मैं हुँ, आपको प्रिवेंशन हमारे कवानीन है हुँ, उसका बता रही हूँ। हुँ। फेडरल लेवल पे तो जो घरेलू तशद्दुद के कवानीन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हाँ, उसमें तो आप इस तरह की जो धमकियाँ और थ्रेट्स हैं इनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन हो रहा है। अब हाँ। कंप्लेंट की कहाँ जा सकती है? अच्छा, ये जो मामलात है ना, अपने ही घर के अफराद के खिलाफ कंप्लेन करना, ये बहुत मुश्किल लगते हैं हमारी बहनों को, खवातीन को, घर के लोगों को। ये मरहला वाक़ई आसान नहीं है, मगर तशद्दुद जब गैर कानूनी है, तो घर के लोगों को भी ये ख़याल करना चाहिए कि वो गैर कानूनी चीज़ें करके किसी की भी तज़लील या उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। और अगर हुँ, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसको अगर आप वक़्त पे कंप्लेन नहीं करेंगे, तो घरेलू तशद्दुद की वजह से बहुत ज़्यादा जानें चली जाती हैं, हाँ, घर डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे ज़हनी तौर पे पूरी ज़िंदगी के अंदर टॉर्चर में होते हैं, और इन हाँ। तमाम चीज़ों को आगे भी नस्लों में हम डेफिनेटली दे रहे होते हैं। तो सही। यहाँ पर आपने कंप्लेन करनी कहाँ पर है? सबसे हाँ। पहले तो पुलिस का जो नंबर है 15, जो हुँ, सबको मालूम है, जो बहुत आसान है। हुँ, हुँ। आप उसको फौरी तौर पे कॉल करके, अगर आपको जानी या किसी भी किस्म का फौरी तौर पे आपको तशद्दुद का आप शिकार हो रहे हैं, घर से हाँ। आपको निकाला जा रहा है, आपकी तो जान पे मारवी, खतरा ये है, जो आपका घरेलू बंदी मसाइल हैं, इनकी कंप्लेन चीज़ें। भी 15 पर करनी है? जी, अच्छा। 15 इज़ एन इमरजेंसी, और इमरजेंसी किसी भी नौइयत की हो सकती है। आपके घर में कोई घुस गया है, हाँ। कोई डाकू आ गए हैं, आपकी हुँ, जान को खतरा है, घर के हुँ, अंदर आपको तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। हर किस्म की इमरजेंसी के लिए फौरी तौर पे जो सर्विस आपके हाँ। दरवाजे पे पहुँचती है, वो 15 पुलिस की होती है। अच्छा। उसके बाद हम आते हैं कि कंप्लेन जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, हाँ, उन तक दर्ज करानी है। हाँ। अब उन तक जो दर्ज करानी है, उनके, अगर मैं वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स की बात जी, करूँ, जो जी, कि बिल्कुल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सिंध पुलिस के साथ 2017 में बनाए थे, वो हुँ, हर डिस्ट्रिक्ट के हर एसएसपी और डीआईजी ऑफिस में मौजूद हैं, और उनके अंदर खवातीन अमला मौजूद है, जो कि हुँ। खवातीन की तमाम इश्यूज सुनता है और उनको हल करता है। सही। इसको बनाने का मकसद भी ये था कि लोग पुलिस स्टेशन में जाने से घबराते हैं, तो वो हुँ, इन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ में जाएँ। वुमेन सही, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, वुमेन कमीशन का बताना चाहूँगी, इन सब के भी कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं। सही। इंटरनेट पे इनके पेजेस मौजूद हैं। हाँ। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ के, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आप हुँ, एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लेन कर सकते हुँ। हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे, आप दरख्वास्त लिखकर उनको उनके पोस्टल एड्रेस पे शेयर कर सकते हैं, या खुद आप इन पर्सन जाके भी अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। सही। तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, हुँ। कानून मौजूद है, अच्छा मारवी, कानून ठीक है, सही भी तमाम है। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और लॉ भी मौजूद है। अब इस सिनेरियो में जो एक ऐसी खातून है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है वकील, एक ऐसी खातून है जो कि अनअवेयर है इन तमाम तर चीज़ों से, मगर वो शिकायत लेके बहरहाल पहुंच जाती है, तो क्या उसकी दाद रसी की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने औरतों और बच्चों के हाँ। तहफ़्फ़ुज़ के इदारे शुरू किए थे 2017 में, तो राइट। हमने इसके अंदर इस बात को इंश्योर किया हम्म। दैट हमारे पास प्रो बोनो जो एडवोकेट्स हैं, उनकी पूरा नेटवर्क मौजूद हो। सही। उसमें हमारे पास मेल और फीमेल दोनों एडवोकेट्स मौजूद हैं, हाँ। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ख़वातीन के केसेस को आगे लेकर जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं हाँ। जिनके पास वकील, अच्छा, गवर्नमेंट के पास भी, ये बात भी मैं ज़रूर, बहुत जी, जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और तमाम जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, उनके पास वकील मौजूद होते हैं हाँ। औरतों के केसेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रो दैट्स बोनो उनको ग्रेट। प्रोवाइड करने के लिए। हाँ। और उनको जो सैलरी है वो ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, फंडेड प्रोजेक्ट्स और जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो देते हैं। लेकिन चले लोगों जी। को ये नॉलेज होना गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अप्रोच बिल्कुल, करें और बिल्कुल। इस ये तरह बड़ी अच्छी बात है, वकील को ये बड़ी अच्छी एंगेज बात है करना मारवी, है। कि लोगों को ये नॉलेज होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ने ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जहाँ पर वो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मारवी आपके वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला।
चलिए जी, अब उन ख़वातीन को जिनको इस बारे में पता नहीं था, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि आपके प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कंप्लेन लेके जाती हैं, खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, वैसे तो अपने मसाइल अपने घर में हल करें, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो आप कंप्लेन लेकर जा सकती हैं और आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्व किया जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा। विल टेक शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। भाई छोटी सी बात हो गई, गुस्सा आ गया, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग जो हैं तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा नहीं करते, बेसब्रे होते हैं। ट्रैफिक जैम हो गया, गुस्सा आ गया जी, अच्छा जी क्या हो गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप हाइपर हो गए, हर बात में हाइपर, परेशानी, टेंशन, एंजाइटी। किस लिए? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब मैंने किसी दूसरे को जब तक पूरी अपने थॉट्स नहीं बयान कर देने, उसको नहीं सुना देनी, मुझे रिलैक्स नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया है, मैंने बदला नहीं लिया तो मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा या होंगी। अच्छा जी, मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे किसी ने ये बात कर दी तो कैसे कर दी, अब मैं भी यही करूँगी। रिवेंजफुल माइंड, गुस्सा, परेशानी, एंजाइटी, बैक बाइटिंग। और इसके अलावा जब आप इस रूटीन को कैरी करते हैं तो ज़िंदगी के हर मामले में आप पैनिक में आ जाते हैं। आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो उसी तरह हाइपर एक्टिव होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इंटरनली आप बीमार हो रहे हैं। और ये जो गुस्सा आपको आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आ रहा है। अब आज हम ये बात भी करेंगे कि गुस्से का हाई ब्लड प्रेशर से बेसिकली क्या ताल्लुक़ है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर निदा शकील हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी निदा, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुजरी। अच्छा। आते जाते अस्पताल, घर मिक्सअप। अच्छा जी निदा, सबसे पहले तो हम रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे ब्लड प्रेशर की कि लोगों में ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है। और सेकंड फिर ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ब्लड प्रेशर हाई हो तो लोगों को गुस्सा आता है, इसका कनेक्शन क्या है? गुस्से का ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या कनेक्शन है? जी निदा। अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ना, या शुगर या ब्लड प्रेशर, ये हमारी जीन्स के अंदर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक होते हैं कि हम वो फैक्टर्स जो कि हम रिस्क फैक्टर्स जो कि हम चेंज कर सकते हैं, और एक वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो स्टैटिक हैं, वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते। वो है अगर हमारे बड़े बूढ़ों में ब्लड प्रेशर था, हार्ट डिजीज थी, तो हमें होनी है। एक सर्टेन हद तक हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक सर्टेन एज तक। तो एक हो गया जेनेटिक फैक्टर, एक हो गया एशियन पॉपुलेशन के, एशिया के अंदर इतने लोगों को, पाकिस्तान के अंदर इतने लोगों को उनकी जीन्स में है तो ऑब्वियसली होगा। हाँ। लेकिन कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने बोला गुस्सा, ठीक है, स्ट्रेस, सही है, और कोलेस्ट्रॉल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट है, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को होने में मदद देते हैं या इजाफा करने में मदद देते हैं, और ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर इनको हम बेहतर कर लें तो ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, या आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बनेंगे। जैसे कि हम सुबह निकले और लोगों पे शोर कर रहे हैं, काम वाले लोगों पे शोर कर रहे हैं, ट्रैफिक पे शोर कर रहे हैं। डेफिनेटली कराची के अंदर हर जगह एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होता है, कभी पेट्रोल नहीं है, कभी पैसे नहीं है, कभी रोड नहीं बनी हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो स्ट्रेस लेवल और घर का स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट जरूर करती हैं आपके ब्लड प्रेशर में। एक छोटी सी मिसाल दूं कि जैसे अगर आपको 50 साल में ब्लड प्रेशर होना है तो वो 35 साल में हो जाएगा अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारेंगे तो। अच्छा, सही। हाँ। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड है, ठीक है, सॉल्टी फूड है, फ्राइड फूड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, सॉल्ट लेवल बढ़ाएगा, शुगर लेवल बढ़ाएगा, ये सारी चीजें आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा करेंगी। इसके अलावा बैठने वाला काम, अगर कोई बैंकर है सारा दिन बैठा रहता है, उठता नहीं, वॉक नहीं करता, डेफिनेटली। अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है सारा दिन बैठा रहता है, उठता नहीं है, चलता नहीं है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। जी अच्छा जी, ये फैक्टर्स हो गए। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये बताइए।
अच्छा, सबसे पहली बात है डॉक्टर को दिखाया जाए, ठीक है? अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाए, सर्टेन ठीक। टेस्ट करवाए जाएँ कि हाँ। ब्लड प्रेशर की वजह वजह क्या है? जैसे कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, शुगर है जी। या ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है जिसकी कोई वजह ही नहीं है। ये सारी अतराफ की माहौल की वजह से, एज की वजह से हो गया। ठीक। तो ये डॉक्टर तय करेगा। फिर वो ये तय करेगा कि ब्लड प्रेशर की दवा देनी है या इनको सिर्फ एक स्ट्रेसफुल लाइफ से हटाना है, वॉक करनी, एक्सरसाइज करनी, बीपी ठीक हो जाएगा। हाँ। हर मरीज में दवा की जरूरत नहीं होती हाँ। और हर मरीज और बहुत सारे मरीज में दवा की जरूरत होती है, ठीक है? तो ये डिसाइड करेगा एक आपका नॉलेज, ठीक है? उसके बाद जो चीजें आप रोक सकते हैं, जो चीजें आप कम कर सकते हैं, जैसे आप पहले भी बात करी थी कि आप अपनी स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, फालतू चीजों को, जो जरूरी है अपनी चीजों को लिस्ट डाउन करें। ये जरूरी है, ये बेकार की चीजें हैं, लोगों के बारे में सोचना, इसने कह दिया, वो कह दिया, ऑफिस की टेंशन, हाँ। जो टेंशन लाजमी है वो तो ऑब्वियसली हम नहीं हटा सकते उसको, जाहिर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गैर जरूरी होती हैं। तो आप इन चीजों को हटाएं, कोशिश करें, नहीं हट रही तो वॉक शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, बहुत अच्छी चीज है सही। आपको स्ट्रेसफुल लाइफ से हटाने की, सही। ठीक है? हाँ। इसके अलावा अच्छी हैबिट्स इख्तियार करें, स्मोकिंग हटाएं अपनी जिंदगी से, पैसिव एक्टिव दोनों, ठीक है? इसके अलावा माहौल अच्छा करें, लोगों में उठे बैठे, घूमे फिरे, ट्रैवलिंग करें, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो हम इसको वैल्यू नहीं देते, सही। ये आपकी स्ट्रेस को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करती हैं, ठीक सही। है? और वॉक करें। अगर आपका ऐसा कोई रूटीन है कि आप वॉक नहीं कर सकते, घर के अंदर आप कोई ट्रेडमिल ले लें, कोई साइकिल ले लें, हफ्ते में 2 से 3 दिन स्विमिंग कर लें। बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो आप जी। 3 से 5 दिन कर लें, सही। ठीक है? और इसके अलावा दवा का इस्तेमाल करें, अपनी राइट। चीजों को, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को हाँ। कंट्रोल करें। सही। That's it। और खाएं बेहतर, खाएं हेल्दी डाइट, ठीक ओके, है? अगर सही। आप फ्रेंच फ्राइज खाएंगे और जो है ना ब्रोस्ट और बर्गर खाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं कर सकता। सही। तो अच्छा, पहले तो आप इसको- ये डाइट में क्या लेना चाहिए? जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको डाइट में क्या जी। खाना चाहिए, ये बताएं निदा। सब्जियों और फल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। ठीक। एडिड सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। एडिड सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रूटीन की डाइट में नमक बंद कर दें, हरगिज ऐसा नहीं है, ठीक है? आपने एडिड सॉल्ट नहीं, मतलब कोई भी चीज जो डब्बे के अंदर पैक्ड चीजें आती हैं जिसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? अब चिप्स होते हैं, जैसे कि आपने फ्रेंच फ्राइज खा ली, उसमें ऊपर से आपने वो उस ऊपर से सॉल्ट डाला हुआ होता है। अचार होता है, बहुत तेज नमक वाला होता है, ठीक है? उसमें एडिड सॉल्ट। तंदूर की रोटियों में नमक ज्यादा होता है। कोई आपने पैकेट वाली चीज खाई तो उसमें नमक ज्यादा है। इवन अगर आप घर में सिंपल एक सलाद भी बना रहे हैं तो आप ऊपर से नमक जरूर ऐड कर रहे हैं। आप अंडा बॉयल कर रहे हैं तो नमक ऐड करें। तो एडेड सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो टेबल पे रखा हुआ है और ऐड होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। बाकी आपकी जो नॉर्मल रूटीन का खाना है वो आप खा सकते हैं। सही। उसके अलावा खाने में तेल कम, अच्छा। ठीक है? हाँ। घी का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि वजन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ। और तेल जो है उतना डालें जो जरूरत के तहत हो, ऊपर से तैर ना रहो खाने के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अपनी ज़रूरत के तहत, बिल्कुल सही कह रही हैं, अपनी ज़रूरत के तहत जो है वो घी का या तेल का इस्तेमाल करें। लेकिन यूजुअली अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं और फिर उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। अच्छा, एक मिथ मुझे आपसे क्लियर करनी थी। मिथ ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं यूजुअली उनके बारे में कहा जाता है कि उनको गुस्सा आता है। अब नॉर्मली भी लोगों को अगर गुस्सा आता है तो ये कहते हैं वो मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ ना, इसलिए मैं ज़रा हाइपर हो जाता हूँ। तो क्या ये गुस्सा ब्लड प्रेशर की वजह से आता है या ये एक मिथ है या यकीनी बात है कि लोग ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि जब लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनकी कंडीशन जो है वो किसी पे शाउट करने वाली, गुस्सा करने वाली या इतनी ज़्यादा एंजाइटिक होती है। ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक क्या है गुस्से के साथ या पैनिक होने के साथ या शोर मचाने वाले जो लोग होते हैं। ये इंटरचेंज, स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आता है और स्ट्रेस की वजह से, गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है? सही। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अपनी गुस्से निकालने को किसी को ये कह देना कि जी मैं ब्लड प्रेशर था और मैंने इसलिए गुस्सा निकाला, ऐसा नहीं भाई। आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करें ताकि आप दूसरों के लिए नुकसान का बाइस ना हो और अपने लिए भी ना हो, ठीक है? तो सर्टेन टाइप, ये बहुत अच्छी बात की निदा आपने। हाँ जी जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कि एंशियस रहती हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी है कहते हैं। जो एंशियस ज्यादा रहेंगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, तो उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसको कहीं से हम ये नहीं कह सकते कि जी हमने इसलिए गुस्सा किया कि आप में ब्लड प्रेशर है। हाँ। आप अपने
ब्लड प्रेशर को ठीक करें। हाँ। और अगर आपकी पर्सनैलिटी इश्यूज है तो पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए साइकोथेरेपिस्ट है, थेरेपी है, साइकियाट्रिस्ट है। Great. समटाइम्स स्ट्रेस की दवाई लेने से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो हल्का फुल्का स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है। आपने वॉक की, एक्सरसाइज की, थोड़ी सी दवा ली, आपका हाँ। ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। असल में आप ब्लड Great. प्रेशर के मरीज नहीं होते हैं, मगर गुस्सा कर करके आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। तो ये सही। चीजें सही, ये चीज़ें बहुत ठीक है। काउंटेबल होती हैं और ये बहुत अहम पॉइंटर जो हैं वो आपने बताए हैं व्यूवर्स को कि पहले आप गुस्सा कर रहे होते हैं, बाद में फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन रहे होते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो दूसरों के लिए पैनिक क्रिएट ना करें, ब्लड प्रेशर का इलाज कराएं, कोई एंटी डिप्रेसेंट खा लें, कोई स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए रेमेडीज़ कर लें, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बाकी इफेक्ट होते हैं वो ज़ाहिर है लोगों के लिए हार्मफुल है। चले जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर निदा से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम गुस्सा कंट्रोल करने के ऊपर बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के ऊपर बात कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंक तो है, लेकिन पहले आता है गुस्सा, फिर होता है बीपी हाई। गुस्से से दूर रहिए। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मज़ीद क्या ऐसे ट्रीटमेंट हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं? निदा शकील हमारे साथ मौजूद हैं। निदा, अब अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और काफ़ी टाइम से उसको ये ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ये ब्लड प्रेशर उसकी बॉडी पे ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये बताइए। अच्छा, मुझे आपकी आधी आवाज आई, आधी नहीं, कि ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे, ये कह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है बहुत सारे आज़ा, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं, आज़ा होते हैं जिसको अफेक्ट करता है। सबसे पहले जो चीजें हो सकती हैं वो किडनी फेलियर हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, फालिज का होना, ठीक है, शरीयानों का खराब होना, आंखों का खराब होना, ठीक है। और ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। हाँ। आप आगे और कुछ जी। ठीक है, मुझे आपकी आवाज एको हो रही है निदा, आप उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, अच्छा ठीक है, ओके ओके, नहीं राइट, ठीक है। अब ये तो इफेक्ट्स हो गए जो आपने ब्लड प्रेशर के हवाले से बताएं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये लोग किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? अब जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ जो है बस वो तो ख़त्म हो गई है, वो ज़िंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, उनको सैड ही रहना है। ये बताएं कि खुश रहना इनके लिए कितना बेनिफिशियल है? जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को शुगर है, खाली खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना इनकी आधी बीमारी कम कर सकता है क्या? ऐसा वाकई मुमकिन है? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि उसको बीमारी को तारी ना करें, क्योंकि ऐसी बीमारी है जो कंट्रोलेबल है, ठीक है। क्योरेबल नहीं तो एटलीस्ट कंट्रोलेबल है, ठीक है। और उसके साथ आप आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो वही नॉर्मल रूटीन के लाइफ कंटिन्यू करें, रूटीन के वर्क कंटिन्यू करें। खास तौर पे मैं उन लोगों को बोलूंगी जिनको कोई बीमारी होती है वो अपने घर वालों को बिठा देते हैं, तो बिठाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी रखें। वो जहां तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है कि जब भी ब्लड प्रेशर या शुगर आपको स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग में वॉक बहुत ईजी होती है और वॉक आप कर सकते हो, ठीक है। ब्रिस्क वॉक, जिसे जितना तेज चलना कहते हैं, आप अपनी हद तक जितना तेज चल सकते हैं, अच्छा जूता पहन के किसी पार्क में या बाहर कहीं वॉक करें। 20 मिनट्स 15 मिनट से शुरू करें, उसको बढ़ा के 30 मिनट्स आइडियली लेके जाना चाहिए, ठीक है। सही। और विटामिन डी को अपने पूरा रखें, मल्टी विटामिन खाएं ताकि आपकी जोड़ों में, हड्डियों में तकलीफ ना हो। और इसके अलावा अच्छी ग़िज़ा खाएं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी नमक का और तेल का कंट्रोल रखें। हाँ। और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। अगर नहीं हुआ जा रहा तो मदद लें मॉलिज की कि स्ट्रेस फ्री किस तरह से रहा जाता है, और अपने आप को फालिज से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज और इन सारी चीजों से बचा के रखें, और एक नॉर्मल लाइफ गुजारी जा सकती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं था। सही। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं किडनी की सेहत के हवाले से, यानी गुर्दों की सेहत के हवाले से। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो किडनी से रिलेटेड मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का शिकार होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये ज़रूर बताइए कि ख़वातीन कैसे जो है ना वो बच सकती हैं इन्फेक्शन से जो उनको उनकी किडनी की वजह से होते हैं, कितना पानी पीना चाहिए, और किडनी की सेहत जो है वो कैसे एक आम रूटीन में इंसान अपनी डाइट के थ्रू कैसे मेंटेन कर सकता है? अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि किडनी में सिर्फ खवातीन इन्वॉल्व नहीं होती, मर्द और औरतें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इन्फेक्शन
अलग चीज है और किडनी फेलियर अलग चीज है, तो इस दो चीजों को बराए मेहरबानी ना मिलाएं। ठीक। किडनी का खराब होना बिल्कुल मुख्तलिफ है और इन्फेक्शन होना बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक। ठीक है। तो इन्फेक्शन ज्यादातर मिडिल एज फीमेल्स को होता है या फिर ओल्ड एज मेल में होता है या बच्चों में होता है। ठीक। ठीक है, ये कॉमन एज ब्रैकेट देखा गया है। ठीक है। अगर आपकी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, किडनी में, तो आपको अपनी शुगर लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शुगर हो गई जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ठीक है। इसके अलावा एक सिंपल सा टेस्ट होता है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। ठीक है, पानी वाली चीजें ज्यादा खाएं, जो क्या कहते हैं जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, वो अलग है। लेकिन अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। ठीक है, खासतौर पे खवातीन पीरियड्स के दौरान। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो आपने यूरिन डीआर कल्चर कराना है और एक अल्ट्रासाउंड कराना है अपना किडनी का, देखने के लिए कि किडनी में स्टोन्स तो नहीं है, किडनी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, या यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ब्लैडर में कोई मसला तो नहीं है। और यूरिन डीआर और कल्चर में हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई ऐसा जरासीम तो नहीं है जो कि हमारी नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा। ठीक, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो और खुद बराए मेहरबानी बार बार एंटीबायोटिक ना खाएं, क्योंकि उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है और ये भी एक वजह होती है कि आप ठीक नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो एंटीबायोटिक आपको लग नहीं रही होती। अच्छा निदा, मुझे ना एक मिथ भी आपसे क्लियर करना है, और वो ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल होते हैं उनको कहा जाता है पानी ज़्यादा पिएं, फाइन इनफ, अच्छी बात है, पानी पी लें, नींद पूरी कर लें, मगर ये मिथ भी है कि जी अगर किसी को डार्क सर्किल है तो नहीं, उसकी किडनी में इशू है, उसका कोई ताल्लुक किडनी से है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी, वो किडनी खुदा न खास्ता को किडनी फेलियर की तरफ है, या उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है। ये मिथ क्या सही है? क्या ये क्यों इंटरलिंक करते हैं लोग? डार्क सर्कल सबसे ज्यादा हेरिडिटरी होते हैं। ठीक है, अगर आपके खानदान में डार्क सर्कल्स तो आपको होते हैं। फिर उसके बाद पानी का ना इस्तेमाल करना, डिहाइड्रेशन है, लैक ऑफ स्लीप है, एनीमिया होना, एनीमिया खून की कमी, जो कि औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। खून की कमी की भी कई वजूहात है, फिर आयरन है, B12 है, फोलेट है, बहुत सारी इतनी वजूहात। सही। ठीक है, और आप धूप में निकलते हैं और सन ब्लॉक नहीं लगाते, बहुत सारी वजह हैं। तो ये वजह बहुत ये सारी वजह जो है वो मेजर हैं, हम उसको नहीं देखते। हाँ, किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, जो खुदा ना खास्ता डायलिसिस पे होते हैं, उनको क्योंकि एनीमिया होता है इसलिए उनके डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, तो हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं। अब जिस भी चीज में, जिस भी बीमारी में एनीमिया होगा, उस बंदे को डार्क सर्कल होंगे, तब वो चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो डार्क सर्कल की वजह से किडनी ना चेक करवाएं। ठीक है, किडनी अक्सर डार्क सर्कल इसलिए होते हैं क्योंकि एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, सारी चीजें, तो और कोई वजह नहीं। सही, चलिए जी। डार्क सर्कल से पहले आप अपने एनीमिया को करेक्ट करिए। बिल्कुल, आप पहले अपना एनीमिया ठीक करें, आप अपनी जो है वो CBC कराएं, रिपोर्ट्स वगैरह, लैब टेस्ट वगैरह कराएं, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया निदा आपके कीमती वक्त के लिए। आपने बहुत ज़बरदस्त जो है ये बातें की हैं और लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी, और लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने और समझने को जो है मिलेगा, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर निदा शकील माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करती हैं। एंड वी आर ग्लैड कि हमारे पास इस तरह के गेस्ट आते हैं जो कि लोगों को बहुत एक्यूरेट और बहुत सही चीज़ें बताते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर तो आज करनी है हमने खूबसूरती पे बातें। आज करनी है हमने कि जी अगर किसी का हाजमा ख़राब हो गया तो कैसे ठीक होगा, और आज हम आपको ये बताएंगे कि भाई आप अपने डार्क सर्कल्स और आप अपने ब्लैक स्कार्स और दीगर स्किन के जो इश्यूज़ हैं वो कैसे ठीक कर सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करने लगे हैं उन मसाइल पर जो कि लोगों के घरों में आम मसले होते हैं, और आम से हो जाते हैं ये ख़ास। और ख़ास कैसे हो जाते हैं कि लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। अब एसिडिटी हो रही है तो कोई भी उसका घर में इलाज कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर ना तो रेमेडी कर रहे हैं, ना किसी को दिखा रहे हैं, ना उसके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। स्किन ख़राब हो गई है तो कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं चेहरे के ऊपर। अगर फीवर है तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। खून की कमी है तो खुद ही कुछ ना कुछ घर में लेकर खा रहे हैं, लेकिन किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। और हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास जब तक नहीं जाते, हमारे यहाँ लोग हर्बलिस्ट के पास जब तक नहीं जाते जब तक उनको कोई चीज़ सिवियर ना हो जाए। तो भाई आपके तमाम मसलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं
शाह भाई उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाह भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मतलब स्टमक में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्या हल है? देखिए, पहले तो कोशिश कीजिए कि अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा तब्दील कीजिए। हाँ। खाना खा के फौरी बेड पे ना जाएं, सही, थोड़ी देर में जाएं थोड़ी आप, देर में और जाएं, एक 40-50 कदम 60 कदम चल लिया हाँ, करें। बिल्कुल। और हर चीज़ को अच्छी तरह चबा के खाएं और हाँ। थोड़ा भूख रख के खाएं, सही। पेट भर के ना खाएं। हाँ, खाना सही। खाने के 15 मिनट बाद पानी पिएं आप। हाँ। और पानी हर 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, सही। ताकि आपकी बॉडी में तेज़ाबियत ना बने। सही। और अगर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बन रही है हाँ। तो उस सूरत में आपने 3-4 चीज़ें घर पे रख लेनी है, जो आमतौर पे आपकी किचन में भी मौजूद होती हैं। ठीक। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है सौंफ। ठीक। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। सही। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ लें। आप देखना 10 मिनट में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सही। और ये इसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। ये हाई बीपी वाले और डायबिटीज़ वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे तेज़ाबियत वगैरह तेज़ाबियत खत्म दूर हो जाएगी। शाह भाई? और आम तौर पे अगर पेट में आग लगी हुई है, पेट जल रहा है आपको, हाँ। हाथ पांव भी जल रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा हाथ पांव जलते हैं बहुत ज़्यादा, मुंह खुश्क हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है आधी चाय वाली चम्मच तुख्मे बालंगा, आधी चाय वाली चम्मच इस्पगोल दाना, हाँ। आधी चाय वाली चम्मच गोंद कतीरा। सही। 1 गिलास पानी में डिप कर दें, आधे घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें। सही। और अगर जायका तो डालना हो तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं आप। गुड़ भी मिला मिला सकते हैं। सही। अच्छा शाह भाई, जिस तरीके से अभी आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो लोग कहते हैं कि मैदे में बहुत भारीपन हो रहा है। मैदा जो है वो अगर हम कुछ खा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हजम नहीं हो रहा और मतलब घबराहट सी हो रही है, और उनको गैसेस की भी बहुत शिकायत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या रेमेडी है? देखो बेटा, इसमें ये है कि ना आजकल जो तेज़ाबियत होती है ना, ये गैसेस बनती हैं, वो दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप इस्पगोल छिलका अच्छा। 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के आप उसी टाइम पे पी लें। अच्छा। आप देखें आपको रिजल्ट भी उसी टाइम पे मिलेगा, 10 मिनट उस टाइम पर? उसी टाइम पे। अच्छा। गैसेस भी दूर होंगी और भारीपन भी दूर होगा, और साथ में अगर जलन और मैदे में दर्द रह रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी ठीक हो वो भी जाएगा, ठीक हो मैदे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैदे के हवाले से एक और चीज़ भी मुझे आपसे क्लियर करनी थी कि लोग ये कहते हैं कि जी हम जो है वो 10 गिलास पानी पीते हैं, या हम जो है वो 8 गिलास पानी पीते हैं, और हम इसलिए पीते हैं कि जी हमारे मैदे में जो जलन है वो कम हो जाए, और हमारे मतलब हम ठंडी ठंडी जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं और जूसेस भी पी रहे होते हैं जस्ट टू कूल डाउन, कि भाई हमारी जलन ख़त्म हो जाए एंड ऑल दैट। ये किस हद तक ठीक है? मतलब अगर कोई कहते हैं ना कि जैसे मैदे में गर्मी हो गई है या मैदे में जो है वो घबराहट है, तो हमने जी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली, ये इससे फ़ायदा होता है? देखिए, आइसक्रीम खाने से फ़ायदा होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं होता, अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सही, पीने से हाँ, नहीं होता। हाँ। ये है तेज़ाबियत है, इसको लोग गर्मी की शक्ल बता देते हैं। ये जलन शुरू हो जाती है मैदे में। सही। तो जो मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया आपको कि सौंफ, अजवाइन और अनारदाना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ में आप देखें मैदे की जलन उसी टाइम पे दूर हो जाएगी आपकी। सही। और इस्पगोल छिलका भी आप पी सकते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के। ये ऐसी चीज़ें हैं जो 10 मिनट में आपको रिजल्ट देंगी। सही। पानी पीने का मकसद ये होता है कि तेज़ाबियत जो है वो आपकी यूरिन के जरिए खारिज होती जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को मैदे में जब जलन बहुत ज़्यादा रहती हो तो उसमें स्टूल में भी जलन शुरू हो जाती है, यूरिन में भी जलन शुरू हो जाती है। जो पानी का टेक आप जो ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, कि हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पीते हैं, तो उससे ये चीज़ भी आपकी दूर हो जाती है। दूर हो जाती है। अच्छा, तो अब जैसे कहते हैं ना कि जी ठीक है, अब ठंडा पानी कैसे पिए? ठंडा पानी तो वेट बढ़ाता है, तो ये सही है कि ठंडा पानी नहीं, पीने ठंडा वालों का पानी वजन बढ़ जाता है? वेट नहीं बढ़ाता। ठंडा पानी आमतौर पे भी नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये मैदे के लिए लोग करते हैं ना कि नहीं जी ठंडा पानी पिए, मैदे के लिए सही है, गर्मी खत्म हो जाएगी। और अगर आपके घर में कोई भी चीज़ नहीं है, दूध हर घर में मौजूद होता है, आप दूध के अंदर बर्फ डाल लें, अच्छा, ठंडा कर लें उसको, फिर आप वो पिएं, वो जो आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यानी कि वो ठंडे पानी में आप मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल, ठंडे पानी में भी मिक्स कर सकते हैं, उसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं आप, बिल्कुल ठंडा करके पिएं, आप देखें आपके मैदे में फौरी आराम देगी। सही। चलिए जी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, शाह भाई यहाँ पर मौजूद हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा शाह भाई, खून की कमी, हाँ, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत सारी ग़िज़ाएँ खाते हैं लेकिन खून नहीं बनता।
मतलब वो ये कहते हैं जी हमने तो गोश्त भी ले लिया, कलेजी भी ले ली, सारा कुछ ले लिया, वक्ती तौर पर बेहतर हो जाता है, फिर दोबारा एनीमिक हो जाते हैं। तो खून की कमी कैसे दूर की जाए? देखिए, जिनको भी खून की कमी की शिकायत बार बार हो जाती है, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर अपना चेकअप करवा लें। कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जिसके ज़रिए मर्ज़ तक पहुंचाया जाता है। और आम तौर पे जिन लोगों को खून की कमी हो रही है वो एक चुकंदर लें, उसको कद्दूकश कर लें, कद्दूकश करके उसे 1 कप दही में डाल लें आप, ये रायता सा बन जाएगा। और ये दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना खाएं आप, 40-45 दिन खाएं। उसके बाद आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, आप देखें आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा आपको। अच्छा। ये 1-2 दिन नहीं पी खाना होता है, ये कुछ अरसे इसको कंटिन्यू करना होता है। और आम तौर पे अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम रह रही है जिसकी वजह से खून बनना रुक रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है तुफ़्मे कासनी आधी चाय वाली चम्मच और ज़रिश्क शीरी आधी चम्मच। ये उसके लिए जिसका खून नहीं बनता है, जिनको हेपेटाइटिस की वजह से या फैटी लीवर की वजह से खून नहीं बन रहा हो, तो आपने ज़रिश्क शीरी आधी चम्मच और तुफ़्मे कासनी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें आप। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और दोपहर को खाने के बाद जो चुकंदर है उसको कद्दूकश करके 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाएं। आप ये 45 दिन कर लें, ये दोनों अमल आप देखें, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, हमें दुआएं देंगे। बिल्कुल, ये तो जबरदस्त आपने पूरी हो जाएगी। मतलब ये जिनका खून नहीं बन पाता है वो फैटी लीवर की और वजह से है या इसमें हेपेटाइटिस ग़िज़ा की खाने को वजह भी से। दिल करेगा, भूख भी बेहतर हो जाएगी और कलर भी उनका अच्छा, साफ हो भूख जाएगा। से आपने बहुत अच्छा जिक्र किया भाई। आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी वालदाएं ये शिकायत करती है कि उनको भूख नहीं लगती और वो खाना नहीं सही खा पाते और मतलब उनको क्या इश्यूज हैं, ये ज़रा बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको भूख नहीं लगती उनका क्या किया जाए? देखिए, उनके साथ तो आप एक तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें पूरी ना करें। अच्छा। जी हाँ, बच्चे बोलते हैं कि हमें बाहर का मंगवा दें, ये आप गलत करते हैं या इनकी भूख खत्म हो जाती है। सही। फिर आपके हाथ की चीज़ वो नहीं खाएंगे आप घर की कोशिश करें देने की, जो भी पकाते हैं, क्योंकि वो साफ़ सुथरा होगा। सही। बाहर से जो मंगवाएंगे वो तो उसमें बहुत कुछ मिला हुआ होगा, तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। एक दूसरा ये है कि आप आधी चाय वाली चम्मच सौंफ और 2 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डिप कर दें, आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। आप देखें 20 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, आपको भूख लगेगी, आप दूसरों के से कभी खाना खा जाएंगे। अच्छा, इतनी भूख लगेगी, अच्छी भूख लगती है। ये तो बड़ी जबरदस्त। जो माएँ लेके भाग रही होती है ना बच्चों के पीछे, आप ये दे के देखें, इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि हाँ बच्चे अब खाने लगते हैं। सही। अच्छा शाह भाई, आजकल वायरल इन्फेक्शन भी है लोगों में और ये फीवर, ये जो है ना लोगों में देखने में आ रहा है कि स्टैट्स के मुताबिक काफ़ी सारे लोगों को फीवर हो रहा है। ये क्या वायरल है? ये किस वजह से हो रहा है? ये इसका क्या है? ये वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है इस वक्त। ये बुखार ऐसा आया हुआ है कि सर्दी वाला बुखार है। अच्छा। वो पूरा जिस्म टूटने लग जाता है, पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, अपने ऊपर कंबल डाल देते हैं और बुखार उतर नहीं रहा होता और मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है। एक तो होता है ना कड़वा होता है, ये कड़वा नहीं होता, फीका हो जाता है मुंह से। तो ये भी एक इन्फेक्शन है, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा भी करें। और इसको ख़त्म करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, एक गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज ये कि याद रखिएगा कि 24 घंटे में 48 घंटे में अगर आपका बुखार नहीं उतरता, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। वक्त ज़ाया किए बगैर करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, अब ये बुखार है, थकावट है और लेथार्जिक हो रहे हैं लोग, एंजाइटिक भी हो जाते हैं, उसमें स्पेशली ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे शोल्डर में बहुत दर्द है, हमारे कंधों में बहुत दर्द है। उन ख़वातीन के लिए बताएं जिनको जो है वो बैक पेन है या कंधों में दर्द है, उसके लिए क्या रेमेडी वो करें कि वो एनर्जेटिक भी रहें और उनकी जो मस्कुलर वीकनेस होती है ये ख़त्म हो जाए। देखो सबा बेटा, एक चीज़ बताऊं कि जैसे अभी मैंने एक चीज़ बताई है कि बुखार का, बुखार तो आपका गुलो की लकड़ी और अजवाइन से उतर जाएगा, ठीक है। बाकी जो आम तौर पे भी लोगों को कमर में दर्द, कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, टांगों में दर्द रह रहा है, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से खवातीन में ये प्रॉब्लम होती है और आम आजकल तो मर्दों में भी ये शिकायत होने लगी है कि टांगों में, कमर में दर्द रहने लगा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कमर कस। कमर कस एक ब्लैक कलर का गोंद होता है। अच्छा। ये आपने लेना है 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम। 3 चीजें हो गई, निशास्ता गंदुम, सिंघाड़ा और कमर कस। ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखें 2 दिन में काफी आराम आ जाएगा। इसे 10-15 दिन यूज कर लें, ठीक हो के बंद कर दें।
अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल। that's great। ये आमतौर पे टीन एज में बच्चियों को भी हो जाता है, खवातीन में मैरिड अनमैरिड सबको हो जाता है, सब यूज कर सकते हैं सब इसे। use और कर मर्द सकते हैं। हजरात में कमर में दर्द, टांगों में दर्द हो जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं। वो भी यूज ये कमर को मजबूत करती है। ओके, दैट्स ग्रेट। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो शाह भाई ने बताया अच्छा, कि एक ये- चीज़ और भी है, जी, आजकल आपने देखा होगा कि सर दर्द बहुत ज़्यादा फील होता सर है दर्द, और बिल्कुल, तबीयत बेजार है, कुछ भी अच्छा नहीं लग अच्छा, रहा, उसको शाह भाई चिड़चिड़ापन है। हर कोई ना आप उसको माइग्रेन से जोड़ देते हैं कि ये तो माइग्रेन है। ज़रूरी नहीं है माइग्रेन हो, ज़रूरी नहीं है, बलगम की वजह से भी होता है, कमज़ोरी की वजह से भी होता है, गैसेस की वजह से, मैदे की वजह से भी सर में दर्द होता सही, है, एसिडिटी की एक वजह से भी होता है, तेजाबियत उसी गैसेस की वही, वजह गैसेस की से। वजह तो जिन लोगों को भी आम तौर पे सर दर्द रहता है, चाहे वो माइग्रेन हो या माइग्रेन ना हो, दोनों में ये काम करेगी ये नुस्खा। एक बूटी आती है हंसराज के नाम से, हंसराज बूटी 1 चम्मच और गाउजुबान के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। एक टाइम रोजाना पिए और फायदा पहले ही दिन होगा। अगर आपको अक्सर सर दर्द रहता है तो इसे कुछ दिन कंटिन्यू कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। मुकम्मल ठीक हो जाए तो रोक दीजिए। अच्छा, अब क्योंकि सीज़न ऑब्वियसली गर्मियों का सीज़न आएगा और इस सीज़न में कहते हैं ना हर सीज़न की अपनी अपनी एक खासियत होती है और उसमें मुख्तलिफ लोग फिर मुख्तलिफ तरीके से बीमारियों में जो है वो घिर जाते हैं। इस गर्मियों में अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए कौन सी एनर्जी ड्रिंक है या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो इस्तेमाल की जा सकती हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो अभी से खाना शुरू कर दें ताकि वो गर्मियों में जो वीकनेस है, गर्मी है, स्वेटिंग है और उसकी वजह से बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, वीकनेस हो रही है, उससे बचा जा सके। देखिए, किशमिश हर घर में मौजूद है। अच्छा, किशमिश और सुंदरखानी किशमिश हो या पुलाव वाली किशमिश हो, दोनों काम करती हैं। अच्छा। आपने 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में डिप करना है और आधे 1 घंटे के बाद जब वो फूल जाए किशमिश, तो उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप देखें आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, ठंडा ठंडा गुजरेगा। दूसरा ये है कि ये कमजोरी को भी दूर करेगी, एनीमिक लोगों के लिए भी बेहतर है। आयरन की कमी हो, कमजोरी, घबराहट फील होती हो, वो भी ठीक हो जाएगी। नोजिया फील होता हो, वो भी ठीक हो जाएंगे। मतलब वो उससे भी बहुत बेहतरीन है ये। सही। ये गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है और सेहत गर्मी के में लिए तो भी बहुत ज़्यादातर अच्छा लोग गन्ने का जूस और ये सारी सारी है। चीज़ों अगर ये के ऊपर जा किशमिश रहे का हो। करेंगे तो गन्ने को आप भूल जाएंगे। ओके, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन है कि आपने किशमिश पानी में डाल के जो है वो फिर यूज़ करनी है। ये आपने तो, देखा होगा केपीके के लोग और यहाँ बलूचिस्तान के लोग लाल लाल होते हैं, वो यही किशमिश भिगो के पीते हैं। अच्छा, सही, चलें जी। मेरे ये वालिद आपकी साहब भी पीते थे। ब्यूटी अरे वाह, ब्यूटी सीक्रेट भी बता दिया साथ साथ शाह भाई ने हमें कि जी ब्यूटी सीक्रेट ये है। अच्छा शाह भाई, अब क्योंकि यूजुअली ये होता है कि गर्मियों में एक तो यही कि लो बीपी सबसे ज़्यादा ये शिकायत होती है या फिर स्किन इश्यूज़ कि भाई हमें जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं और मैदे में शायद गर्मी हो गई है तो उसका इफ़ेक्ट फेस पे आ रहा है, स्किन टू टोन हो गई है, स्किन झुलस गई है। इन सब के बारे में ना ज़रा 1 बाय 1 करके बताएं। पहले झुलसी हुई स्किन का क्या रेमेडी है ये देखिए, एक ऑलराउंडर नुस्खा मैं आपको बिल्कुल, बता रहा हूं, जो सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो जिनके सके। ओपन पोर्स हो उनके लिए भी बेहतर है, जिनको एक्ने के दाने हो या पिंपल्स हो या उसके निशान हो उनको भी खत्म करेगी। 2 टोन चेहरे को 1 टोन करेगी। सही। अगर चेहरे पे धब्बे बन रहे हैं, माथा ब्लैक हो रहा है, गर्दन ब्लैक हो रही है या ऐसे बटरफ्लाई की तरह बन रहा है, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। सही। आपने जो सबसे पहली चीज लेनी है वो खजूर की गुठलियां 50 ग्राम उसका पाउडर ले लें आप, यानी उसका पाउडर बना लें। अच्छा। खजूर की गुठलियों का पाउडर 50 ग्राम, जौ का आटा 50 ग्राम, अनार के फूल 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये 150 ग्राम होगा। इसमें 150 ग्राम उपटन मिला लें आप और एक जार में रख लें और जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे या गर्दन तक पे लगा लें। 20-25 मिनट लगा रहने दें। अगर एक्नी के दाने या पिंपल्स मौजूद हैं आपके चेहरे पे तो आधे घंटे बाद चेहरा धो लें और अगर दाने नहीं है, कलर साफ करना है तो फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। ये एक टाइम रोजाना करें। आप देखना पहली एप्लीकेशन में कितना फर्क होता है, दूसरी में कम से कम एक शेड साफ हो जाएगा, आस्ते आस्ते पूरा चेहरा साफ हो जाएगा। जहां ये मुकम्मल साफ हो जाए अब वहां रोग में दोबारा आपका चेहरा खराब नहीं होगा और इससे स्किन भी लिफ्ट होगी। अच्छा, यानी लिफ्ट भी होती है स्किन। हाँ, ये और ये इस open ये pores भी ये देखिए, minimize ये करेगी। रेमेडी बड़ी जबरदस्त है जो शाह भाई ने भी बताई है। ये स्किन के सारे इश्यूज के लिए, सारे issues के लिए आपके ये। टू टोन हो, डार्क सर्कल्स हो या खड्डे स्कार्स निशान हो, हो, खड्डे white निशान head, हो, black heads हो, that's सब great। साफ हो जाएंगे। सब साफ हो जाएंगे। साफ और हो कितने दिन यूज करना है? ये 1 महीना कर लें। 1 महीने तक, 1 महीना कर रोजाना? लें। फायदा देखें, जो चीज आपको 5 दिन में नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं हाँ करेगी। बिल्कुल, ये तो है। 5 दिन में आप खुद मुतमईन हो जाएंगे कि काफी चेहरा साफ हो गया।
काफ़ी चेहरा साफ हो गया। और मुतमईन होने की बड़ी ज़रूरत इसलिए कि शाह भाई जब भी आपको कोई रेमेडी बताते हैं तो वो काम करती है और माशाल्लाह इनकी रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा शाह भाई, अब ये जैसे आपने बात की स्किन के हवाले से कि भाई एक रेमेडी कर लें और सब चीज़ों से जो है ना, सारी स्किन के इशूज़ से जो है वो आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं लोगों को गर्मियों में एक्सेसिव स्वेटिंग यानी पसीने जो आते हैं उसकी बड़ी उनको शिकायत होती है, उस हवाले से बताएं कि वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और लोगों के पसीने में जो है बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो उसके हवाले से बताएं कि वो कैसे कंट्रोल की जाए। देखिए, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, उसमें स्मेल भी आ रही है, बाज़ों का तेज़ाबियत भी होती है, इचिंग भी फील होती है, तो आप 5 दाने पनीर बूटी के 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना करें और ये तकरीबन 20-21 दिन कर लें, काफ़ी है ये। खून भी साफ़ हो जाएगा और पसीने की शिद्दत भी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, अक्सर लोगों को स्मेल बहुत फील होती है बॉडी में से अपने, तो आपने लाल फटकड़ी ले लें, लाल फटकड़ी, वो 1 मटर के दाने के बराबर स्प्रे वाले अर्के गुलाब में डाल के आप रख लें और अपने फेस पे, बॉडी पे उसका स्प्रे करें और टिश्यू से खुश करें। आप देखें इससे ऑयल जो आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, साथ में ये है कि जो स्मेल आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी खत्म हो जाएगी। अगर जैसे सॉक्स में से स्मेल, बहुत हाथ पाँव में हाँ, से, अंडरआर्म में से, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगी। चलें जी, सही है। अच्छा शाह भाई, एक चीज़ और मैंने आपसे पूछनी थी। लोग कहते हैं जी समंदरी झाग का इस्तेमाल करें, स्किन पे लगाएं, बड़ा बेनिफिशियल होता है, या फिर जो राइस का जो आटा होता है, चावल का आटा जो होता है वो लगाएं। ये ज़रा बताएं कि कितने बेनिफिशियल होते हैं दोनों। चावल के आटे की क्या खासियत है, वो क्या काम करता है, और समंदरी झाग स्किन पे क्या काम करता है? देखें, समुद्री झाग जो है ना, स्किन को साफ करने में मदद देता है। ठीक, ये इससे शीशा भी साफ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, हाँ, इससे आप पाउडर बना के ना हाँ, शीशे को आप कागज पे लगा जो के आप अक्सर ऐसे साफ स्क्रैचेस करें वगैरह ना। भी होते हैं हाँ, शीशे ये पे। शीशा बिल्कुल, इस्त्री अगर आपकी खराब हो गई है, उस पर सब कपड़ा जो जल गया, लग गया, उसे साफ करने में मदद देती है ये। इसके अलावा समुद्री झाग से आप मंजन बना सकते हैं दांतों का। दांतों का मंजन बनता है, बहुत बेहतरीन बनता है। जैसे 50 ग्राम आपने समंदरी झाग ले लें, उसमें 50 ग्राम लाहौरी नमक डालें और उसमें 50 ग्राम अनार का छिलका डाल लें और उसे मिक्स करके पाउडर बना लें और इससे आप मंजन करें, आपके दांत भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे। तो ये बहुत ज़्यादा समुद्री झाग के बेनिफिट्स हैं। और फेस पे लगाने के लिए अगर आपने समुद्री झाग का इस्तेमाल करना है तो अकेला समुद्री झाग नहीं होगा, आपने सिपियाँ होती है ना समंदर में, सिपियों का पाउडर पंसारियों से मिल जाता है। आप वो 20 ग्राम सिपियों का पाउडर, 20 ग्राम समुद्री झाग, 20 ग्राम गुल बाबूना और 20 ग्राम हुस्न यूसुफ, ये 4 चीज़ों को मिला लें, पाउडर बना लें। हो सके तो इसमें 20 ग्राम आप चावल का आटा भी मिला लें, मिक्स करके रख लें। फिर जितना लगाना उतना दूध में पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा धो लें, आप देखना आपकी स्किन थोड़ी सी लिफ्ट हुई होगी और साफ सी लग रही होगी। और रोजाना करनी है ये रोजाना करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं है, सही, टोटल जड़ी बूटी है और वो 15 से 20 मिनट कुदरती चीज यूज कर लें। 15-20 मिनट अगर अपने आप को दे दें तो बहुत ज्यादा बेहतर है, रोजाना दें। आप देखें आपकी स्किन साफ भी होगी और लिफ्ट भी होती जाएगी। अच्छा जी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है लेकिन आपने जल्दी जल्दी बताना है, पलकें घनी कैसे हो सकती हैं? देखिए, जिनकी पलकें अगर घनी नहीं हो रही हैं तो 2 चीजें ले लें। एक रोगन मोया ले लें आप, रोगन मोया और रोगन चिलगोजा। रोगन चिलगोजा 30 ml, रोगन मोया 30 ml, इन दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद आप मस्कारा के जरिए या किसी ब्रश के जरिए जो है वो आप अपनी पलकों पे लगाएं। आप देखना इससे पलकें घनी भी होंगी, लंबी भी होंगी, और पलकें अगर गिर रही हों वो भी अपनी जगह पे वापस ठहर जाएंगी। क्योंकि यूजुअली अब ये होता है ना कि लोग आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत सारी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से उनकी पलकें गिरना भी शुरू हो जाती हैं। तो अब ज़्यादातर लोगों को ये सवाल हमारे पास आता है कि जी हमारी पलकें कैसी घनी होंगी, हमारी पलकें टूट के गिर रही हैं एंड ऑल। सवाल बेटा इसमें ये है कि पलकें गिर भी रही होती हैं, पलकें वक्त से पहले वाइट भी हो रही होती हैं। हाँ, तो ये इसमें ये खूबी भी है रोगन चिलगोजा में और रोगन मोया में, ये वक्त से पहले जो सफ़ेद हो रही होती है ये उसको भी रोक लेती है। अच्छा, उसको भी इसे आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं आप। अगर आईब्रोज आपकी घनी नहीं है, वक्त से पहले सफ़ेद हो रही हैं या आपकी कमज़ोर हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये कितने दिन रेमेडी करनी है और किस टाइम पर करनी है? क्या महीना कर लें, 2 महीना कर लें, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? रिजल्ट तो देखो मैंने कहा ना, 1 हफ्ते में वाज़े आ जाएगा। 1 हफ्ते में वाज़े आ जाएगा, मुतमईन हो जाता है। मतलब ये एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है कि भाई आपकी पलकें अगर गिर रही हैं तो शाह भाई ने आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी बताई है, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए जी, हमारा जो शो का टाइम है वो एंड अप हो गया है। शाह भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी ढेर सारी बातें हमने की हैं शाह भाई से। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।